नमस्कार, एचएससी मित्रा में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं ऑक्यूपेशनल डिजीज़ेज़ के बारे में। ऑक्यूपेशनल डिजीज़ क्या होता है और ये किस किस तरह से हमारे बॉडी के ऊपर इफ़ेक्ट करता है, एग्जांपल के साथ आज हम डिटेल में बात करेंगे इसके ऊपर। सबसे पहला चीज़, ऑक्यूपेशनल डिजीज़ क्या होता है? ऑक्यूपेशनल डिजीज़ हम उस चीज़ को कह सकते हैं जो हमारे ऑक्यूपेशन, जो हम वर्क कर रहे हैं, उससे रिलेटेड हमको हार्म हमारी बॉडी को पहुँचाए या एनवायरनमेंट को पहुँचाए। अब इसमें बहुत सारा एग्जांपल आ जाता है। हम जैसे अभी सपोज़ कहीं कंस्ट्रक्शन में या किसी भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, रेगुलर बेसिस पे बहुत लॉन्ग टाइम काम कर रहे हो, तो बहुत सारा ऐसा इफ़ेक्ट आता है हमारी बॉडी पे। कोई हैज़ार्डस लोकेशन हो, कोई ऐसा लोकेशन हो वहाँ हम काम कर रहे हैं, तो हमारी बॉडी पे बहुत सारा अफेक्ट आता। तो वो इफ़ेक्ट को हम लोग कभी-कभी ऐसा इफ़ेक्ट हो जाता है जो कि हमारा बॉडी की एबिलिटी नहीं बच पाती है कि हम वर्क फिर से परफ़ॉर्म कर सकें। तो हम लोग को इस जगह पे अपने जॉब को स्टॉप करना चाहिए कि हमारी बॉडी पे ऐसा कोई इफ़ेक्ट ना आए कि हम नेक्स्ट टाइम ऐसा कोई जॉब परफ़ॉर्म ना कर सकें। तो इस चीज़ का हमको ख़ास ध्यान रखना चाहिए क्योंकि वो हमारे हेल्थ से जुड़ा हुआ हो जाता है। तो हम कुछ अब ऑक्यूपेशनल के डिज़ीज़ है उसके कुछ एग्जांपल के साथ उसका एग्जांपल के साथ हम लोग बात करेंगे। सबसे पहला चीज़ हम लोग बात करने वाले हैं ऑक्यूपेशनल डिज़ीज़ में रेस्पिरेटरी जो डिज़ीज़ है उसके बारे में। जैसे सिलिकोसिस, एस्बेस्टोसिस और आपका ऑक्यूपेशनल अस्थमा, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। सबसे पहला था अपना सिलिकोसिस। सिलिकोसिस क्या होता है कि जो सिलिका होता है उसका जो आपको डस्ट पार्टिकल होता है उसके इनहेल कर लेने के बाद आप सिलिकोसिस होता है। तो वहाँ पे हम लोगों को क्या होगा, अपना रेस्पिरेटरी जो सिस्टम हो उसको हम लोग को लेके उसके बाद वहाँ वो बहुत सारे डिजीज़ में कन्वर्ट हो जाता है। लोगों के लंग्स में प्रॉब्लम हो जाता है, यहाँ तक कि बाद में वो बहुत ज़्यादा ऐसा होता है कि लंग्स की डिसेबिलिटी तक बात चली जाती है। तो वहाँ पे हमको इस चीज़ को भी कंट्रोल करके देख के अपना जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको यूज़ करते हुए वर्क परफॉर्म करना चाहिए। उसके बाद अगला है अपना एस्बेस्टोसिस। ये भी सेम चीज़ है। ये एस्बेस्टस के जो डस्ट पार्टिकल है उसके जो हम लोग अगर इनहेल कर लें तो उससे ये बीमारी जनरेट होती है। तो हमारा उसमें भी लंग सिस्टम पूरा अफेक्टेड हो जाता है और हम जो सांस ले रहे हैं, जो नॉर्मल हम लोग एटमॉस्फेयर में सर्वाइव कर रहे हैं, वैसा करना हमको बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए फिर बहुत सारे लोग वर्क परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, बहुत सारी डिसेबिलिटी हो जाती है लोगों के साथ। उसके बाद अगला है अस्थमा, जो ऑक्यूपेशनल अस्थमा हम बोल रहे थे। वो चीज़ भी ऐसा ही, जो कंस्ट्रक्शन में या फिर किसी ऑपरेशनल यूनिट में काम कर रहे हो तो जो वहाँ का डस्ट पार्टिकल हो वो अगर आप इनहेल कर लेते हैं या फिर किसी भी एटमॉस्फेयर में, नॉर्मल एटमॉस्फेयर में भी आप बार-बार घूम रहे हैं जहाँ बहुत ज़्यादा डस्टिंग का इशू है, जैसे जहाँ सैंड ब्लास्टिंग हो रहा है, ऐसे जगह पे आप रह रहे हैं तो वहाँ पे भी आपको अस्थमा होने का चांसेस बढ़ जाता है। या फिर ऐसा स्मोक वाले लोकेशन पे जहाँ रेगुलर बेसिस पे वेल्डिंग या ऐसी कोई एक्टिविटी हो रही है जिससे रेगुलर स्मोक आप इनहेल कर रहे हैं तो वहाँ पे भी आपको अस्थमा का इफेक्ट आने का चांसेस हो जाता है। अगला हम लोग मस्कुलेट डिसऑर्डर को, MSDS जो इस पे आता है उसका हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है अपना कार्पल टनल सिंड्रोम। इसमें क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो जैसे नस का वेसल होता है उसके दबने का चांस होता है। ये मस्कुलर एक्टिविटी जो हमारा, जैसे कोई वेट को हमको लिफ्ट करना हो उसमें वहाँ पे क्या होता है लोगों का ज़्यादातर इसमें इफेक्ट हैंड के ऊपर ही होता है। लोगों को क्या होता है कि खिंचाव आ जाता है किसी एक सिंगल फिंगर का या किसी ऐसा कोई नर्वस नस का, वहाँ पे एक खिंचाव आ जाने की वजह से वहाँ पे वो उसका इफेक्ट आ जाता है। सपोज इस जॉइंट से आ जाए या नी के जॉइंट से आ जाए तो वहाँ पे लोगों का इफेक्ट आने की वजह से आपके फिर हाथ की डिसेबिलिटी होने का चांस बढ़ जाता है। आपका नस दब जाता है, हाथ सूखने सा लगता है, तो लोग उस वक्त वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है। उसके बाद अपना अगला है लोअर बैक पेन। इंसान ज़्यादा हैवी वेट अगर लिफ्ट कर लिया हो तो वहाँ पे भी हमको लोअर बैक पेन होने का चांसेस होता है। क्या हो, बहुत ज़्यादा हैवी हो या फिर आपका बॉडी पोस्चर प्रॉपर ना हो तो वहाँ पे भी आपके बैक पेन होने का बहुत ज़्यादा चांसेस इंक्रीज हो जाता है। तो वहाँ पे भी हमको देखना चाहिए क्योंकि कुछ बैक पेन ऐसे होते हैं कि सडन कुछ समथिंग टाइम के लिए, कुछ सडन मिनट के लिए आया आपको, फिर रिकवर आप हो गए। लेकिन कुछ बैक पेन ऐसे होते हैं जो कि आपको सब दिन के लिए वो ऐसा कि ऑपरेशन तक लेके चले जाते हैं। इसके लिए हम लोग इस चीज़ को भी ध्यान में रखना चाहिए कि इस टाइप का कोई इफेक्ट हमारी बॉडी पर ना आए। उसके बाद अगला आता है रिपीटेटिव स्ट्रेन इंजुरी। बहुत ज़्यादा हैवी वेट को उठा रहे हैं तो वहाँ पे आपके बॉडी का मसल्स खींच जाता है, तो वहाँ पे आपके बॉडी में स्ट्रेन होने का बहुत ज़्यादा चांसेस होता है, बॉडी स्ट्रेन हो जाता है। तो वो भी चीज़ प्रिकॉशन लेके वहाँ पे वर्क परफॉर्म करना वो करना चाहिए, नहीं तो वहाँ पे एक बहुत बड़े ऑक्यूपेशनल डिजीज़ के साथ हम इन्वॉल्व हो जाते हैं जो कि सारी ज़िंदगी के लिए हमको वहाँ पे हेयर लॉस हो जाता है। हमारा जो हेयरिंग कैपेसिटी होती है, जो सुनने की तख्ती होती है, वो ख़त्म हो जाती है। तो वहाँ पे भी हम लोगों को देख के
देख के, जान के, वहाँ के लोगों से मैसेज करके जो आपको बताया जा रहा है कि ये ऑक्यूपेशनल डिजीज़ेज़ है, इसके बारे में आपको पहले वहाँ अवेयरनेस के लिए पोस्टर्स जो साइनेज लगा होता है वो जान के उसके बाद वो उस लोकेशन में हम जॉब परफॉर्म करने जाते हैं। अगला है स्किन डिजीज़। स्किन डिजीज़ में है डेमिनाइटिस, एक्जिमा, केमिकल बर्न। तो ऐसा जो डेमेटाइटिस है वो हमारा क्या होता है कि कोई भी हम केमिकल या किसी भी ऐसा या फिर एक्जिमा या फिर केमिकल बर्न, कोई भी ऐसा केमिकल जिसके बारे में हम नहीं जान रहे हैं पहले से, उसके बारे में हमको जानकारी नहीं है, तो अपने जो कंसर्न सुपरवाइजर या सेफ्टी ऑफिसर जो भी रहे वहाँ पे कंसर्न, उनसे बात करने का है। बात करके जो उसका प्रिकॉशन है, उस प्रिकॉशन के रिगार्डिंग हम लोग अगर उस जॉब को परफॉर्म करते हैं तो हम लोग वहाँ पे परफेक्टली उसको परफॉर्म कर पाते हैं और उससे हमारा एक्जिमा या फिर कोई बर्निंग का ऐसा कोई चांस नहीं था। अभी बहुत सारा केमिकल आपने देखा होगा, कंस्ट्रक्शन हो या ऑपरेशनल यूनिट हो, वहाँ बहुत सारा केमिकल आपने देखा होगा जिससे कि बर्निंग का चांस होता है, जिससे एक्जिमा होने का चांसेस हो जाता है, बहुत सारा ऐसा डिजीज़ हो जाता है लोगों को स्किन का। तो उससे हम लोगों को बचाव करने के लिए यही होता है कि हम लोग को प्रॉपर उसका जो पीपीज़ हो वो प्रोवाइड करके वो हमको यूज़ करना चाहिए और यूज़ करते हुए हमको काम करना चाहिए। अगर हमसे नहीं वो परफॉर्म हो पा रहा, हमको उस चीज़ के बारे में हम एबल नहीं है, तो हम पहले उस चीज़ के बारे में नॉलेज लेते हैं। किसी भी चीज़ का नॉलेज अगर हो जाए आपके पास तो आप वहाँ पे प्रॉपर परफॉर्म कर पाएंगे उस टास्क को। उसके बाद अगला अपना है इन्फेक्शन डिजीजेज। इन्फेक्शन डिजीज में ट्यूबरक्लोजिंग सबसे पहला चीज़ है। जो ट्यूबरक्लोजिंग हम लोग जानते होंगे, अक्सर देखे होंगे ट्यूबरक्लोसिस, जो कि टीबी के नाम से लोग जानते हैं। घर में, मोहल्ले में आपने हर जगह सुना होगा लोगों को टीबी, क्या बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करने वाले को भी होता है। लेकिन वो क्या है, एक चीज़ और है कि जिनको ऑलरेडी टीबी है तो वो अगर किसी दूसरे के साथ, ये क्या इन्फेक्शन होता है, लोग अगर आप उसके साथ खा रहे हो, उससे बार बार आपका अटैचमेंट हो रहा तो आपको भी वो इन्फेक्ट कर सकता है, आपके ऊपर भी अटैक हो सकता है उसका। ऐसा जैसे जिस तरह से आपने देखा होगा कि कोविड-19, हम लोग सब लोग देखे हैं कोविड-19 का भी यही इफेक्ट था। अगर आप हाथ भी मिला ले रहे हो तो आपको अफेक्टेड कर दे रहा है, या आप थोड़ा करीब होकर बात भी कर रहे हो तो आपको अफेक्टेड कर दे रहा है। तो इस टाइप का जो डिजीज़ था उसमें हम लोग बहुत ज़्यादा, जैसे हेपेटाइटिस बी के बारे में भी अभी बहुत सारे लोग अवेयर हैं और लोग टीकाकरण भी उसका करवा रहे हैं। जिस तरह से पोलियो का हो रहा था वैसे उसका भी हो रहा। तो वो भी एक ऐसी बीमारी है जो कि लोगों के मतलब इन्फेक्शन से, एक दूसरे के इन्फेक्शन से हो जा रहा है। जैसे बहुत सारा एक्जिमा, इस टाइप की बीमारी भी लोगों के इन्फेक्शन होने से ही हो रहा है, लोगों के टच होने से या उससे बार बार अटैचमेंट होने से। किसी को अगर पहले से वो डिजीज़ है तो उसके अटैचमेंट में आने से हम भी उस डिजीज़ के शिकार हो जाते हैं। तो वहाँ पे हम लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना। उसके बाद एक हम जो है अभी एटमॉस्फेयर के ऊपर जो हमारा डिजीज़ है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। एटमॉस्फेयर से कोई डिजीज नहीं, मतलब एटमॉस्फेयर से जो डिजीज हो रहा है ऑक्यूपेशन के अंदर, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। जैसे आप जानते होंगे अभी कि बहुत ज़्यादा गर्मी होने के बाद हीट स्ट्रेस होता है लोगों को। अब अगर विंटर में अगर आप इंटर करते हैं तो विंटर में बहुत ज़्यादा ठंडी हो और ठंडी हवा में आप कंटिन्यू करें तो वहाँ कोल्ड फीवर होने का आपको चांसेस हो जाता है। आप बरसात में हो, जो कि आपका रेनी सीजन है, उसके अंदर भी आप हो तो अगर आप भीग जाते हैं, बार बार भीगते हैं, तो उससे भी आपको कोल्ड फीवर होने का चांसेस हो जाता है, वायरल फीवर हो जाता है, बहुत सारा इफेक्ट आता है। बरसात के मौसम में मॉस्किटोज़ का भी चांसेस रहता है, जो कि डेंगू, मलेरिया, इस टाइप की बीमारी भी लोग इसमें भी इंटर कर जाते हैं। तो हम लोगों को इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए, किसी भी ऑक्यूपेशन में अगर हम काम कर रहे हैं तो इन सब चीज़ों का हमको अच्छे से ख्याल रखते हुए अपने सबसे ज़्यादा अपने हेल्थ का पहले केयर करना चाहिए। उसके बाद फिर अदर स्टेप के साथ हमको सारे चीज़ का केयर करते हुए काम करना चाहिए। क्योंकि अगर हेल्थ हमारा सही नहीं रहा तो हम आगे भी कभी भी कोई भी टास्क परफॉर्म अच्छे से नहीं कर पाएंगे, चाहे वो हमारा खुद का टास्क हो या फिर किसी कंपनी, किसी ऑर्गेनाइजेशन या खुद का बिजनेस कर रहे हो तो आप नहीं कर पाइएगा अगर आप डिसेबल हो जाते हैं तो। इसलिए अपने हेल्थ का अच्छे से ध्यान रखिए। तब तक अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।